हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुज यूपीएससी। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का एग्ज़ाम जो है 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। तो आज जो डेट है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 17 ऑफ नवंबर। आज से अगर देखा जाए तो करीब 10 से लेके 13 दिन हैं। तो कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को 20 नवंबर को देख रहे होंगे, तो अराउंड 7 डेज़ या 10 डेज़ में एवरेज मान लेता हूँ। इतने दिन बचे हुए हैं और अभी हमें इस एग्ज़ाम के लिए अपनी किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है ये जो एग्ज़ाम है इसकी ये स्कीम रहती है, लेकिन अभी इस सब में टाइम वेस्ट करने का टाइम है नहीं। ये सिलेबस रहता है, आपको पता है। और मैंने एक 15 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी। एक्चुअली उसे छोड़िए, अभी 10 एक ही दिन रह गए, तो अभी देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये सब जो है वेटेज रहता है। इसमें हाईएस्ट जो वेटेज मैंने आपको बताया था आईआर, एलएल और एसएस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी, जिससे अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश से अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं है और आर्ट एंड कल्चर ये भी पार्ट है। तो देखिए, जिससे एक दो क्वेश्चंस आते हैं और वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, उसको मैंने अकाउंट्स में नहीं लिया है। अब जो 4-5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी से आ सकते हैं और जियोग्राफी से एक दो क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन जो पार्ट है। ऑडिट से कभी उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, एक दो क्वेश्चन आता है। इंश्योरेंस से एक दो क्वेश्चन आता है। तो मैंने उन सभी सब्जेक्ट्स का जिनका इनपुट टू आउटपुट रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, मैंने इसमें कंसीडर किया नहीं है। मैंने इसमें वही सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया है जो प्रैक्टिकली इन 7 डेज़ में या इन 10 डेज़ में कवर किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें इनपुट टू आउटपुट रेशियो भी देखना है। मैंने जितने एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए हैं, वो जिस भी लेवल के रहे हों, उनसे मेरा यही अनुभव है कि ये जो टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है। किस सब्जेक्ट को हमने डिसाइड किया कि हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है ये मैनेज करना और ये डिसाइड करना। तो मैंने आपको सलाह दी थी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं आईआर, एलएस, एसएस, अकाउंटिंग्स, और इसमें अकाउंटिंग भी है और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ईपीएफओ स्पेसिफिक और इंग्लिश को मिला के 65 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें अगर मैं क्वांट भी ऐड कर देता हूँ, 65 प्लस 15 तो अराउंड 80, और साइंस को जैसे मैं ऐड करता हूँ अराउंड 90 क्वेश्चंस। अराउंड 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आते हैं। क्वांट, साइंस, ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं और इंग्लिश, यहाँ से आते हैं। बाकी पॉलिटी, ग्लोबलाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको मिला के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाई आउटपुट देने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टास्क और लिमिटेड सोर्सेज के साथ ही कंप्लीट किए जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। पी बाई क्यू जब आप एनालाइज करते हो तो पाते हो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआर, एलएल और एसएस से। इसके बारे में मैंने एक पीडीएफ देने की बात की थी कि द्विज एजुकेशन क्या करेगा, आपके लिए एक पीडीएफ कोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आईआर, एलएल और एसएस इन सभी को एक ही पीडीएफ में कंबाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि आप कंपेयर भी कर पाएंगे हर एक एक्ट को। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में मैंने कहा था कि एक स्कैम होता है। तो ये जो पीडीएफ है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये पीडीएफ है। इसमें जो भी ये आप एक बॉक्स देख पा रहे हो, ये एक पेज जितना है। यहाँ तो ये एक पेज जितना है, लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स वगैरह पढ़ते हो, किसी इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखते हो, तो वो क्या है, इस एक बॉक्स को ही आपको 1 घंटे में समझाते हैं। ये जो होगा एक बॉक्स, जो मैंने आपको कंपैरिजन करके जो टेबुलर फॉर्म में आपके सामने रखा है, टेबल के तौर पर रखा है। जैसे कि मैंने इधर क्या किया, लॉज को मैंने इधर रखा। लॉज क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सभी एक्ट्स हैं। अब इसके क्या अथॉरिटी और क्या फोकस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किस पे फोकस करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट किस पे फोकस करता है, ये प्राइमरी फोकस क्या है इसका, पेमेंट डिसबर्समेंट पे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, सोशल इंश्योरेंस पे। फैक्ट्रीज एक्ट, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर पे। अब देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं इन सभी एक्ट्स के। ऐसा नहीं है बस यही एक्ट्स हैं। ये देखो, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 31 अराउंड
31 टेबल्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं जिसमें किस किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि क्या प्राइमरी फोकस है सभी एक्ट्स का। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, कौन कंसिलिएटरी ऑफिसर है, कौन कंट्रोलिंग ऑफिसर है, कौन चीफ इंस्पेक्टर है, कौन जो है डायरेक्टरेट जनरल है पीएफ का, टेक्निकल एक्सपर्ट अगर कोई होते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का क्या रोल है और किस एक्ट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मेंशन है, इंस्पेक्टर्स कौन से एक्ट्स में हैं, मेडिकल बोर्ड कौन से एक्ट में है, सर्टिफाइंग सर्जन कौन से एक्ट में है, क्या काम होता है सर्टिफाइंग सर्जन का, क्वासी जुडिशियल बॉडी कौन सी है इनमें से, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट में या फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, अपील अगर कहीं करनी है इन सभी एक्ट्स के या फिर इन सभी बॉडीज़ के अवार्ड जो भी दिए उन्होंने, जो भी उनके फैसले दिए हैं, उनके लिए अगर किसी को अपील करनी है तो क्या अथॉरिटी हो सकती है, वो हाई कोर्ट है या फिर कोई रीजनल कोर्ट है या फिर गवर्नमेंट की कोई और अथॉरिटी है, कहाँ जहाँ अपील की जा सकती है, सभी एक्ट्स के लिए है। अब इसके बस यही है क्या, नहीं और भी चीज़ें जैसे कुछ एक्ट्स होते हैं कहाँ लागू होंगे, एप्लीकेबल कहाँ होंगे, एम्प्लॉयज़ का क्या क्राइटेरिया है और जो वेज सीलिंग है वो क्या है। अगर जैसे मानिए कि कंपनसेशन एक्ट है तो कॉज ऑफ डेथ अगर अलग तरीके से होता है तो उसमें चीज़ें बदल जाती हैं, तो उसी तरीके से इंजरी में क्या रहेगा और जो परमानेंटली डिसेबलमेंट होता है उस तरीके से, और टेम्प्ररी या फिर डेथ पर क्या होगा, बेनिफिट कैसे होंगे, लमसम कितना होगा, मंथली पेंशन कितनी होगी, कंपनसेशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अगर जैसे पीएफ का कोई एक्ट है तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इंश्योरेंस का कोई एक्ट है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक्ट में अलग अलग तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ें हमने डिफाइन की हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे 24,000 पर मंथ से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, उस तरीके की अगर कोई सीलिंग है तो उस तरीके से 21,000 पर मंथ की अगर कोई सैलरी है तो उसमें बोनस का क्या क्राइटेरिया है, 7,000 है, मिनिमम कितना होना चाहिए बोनस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट जो है, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो उसमें किस तरीके से 21,000 पर मंथ की वेज की सीलिंग है, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर कवर कर दी गई हैं। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में मिनिमम मैक्सिमम क्या एम्प्लॉयज़ हैं क्या वर्कर हैं, ये सभी एक नहीं है, ये जितनी भी आपके लेबर लॉज हैं वो सभी लेबर लॉज आपको एक ही पीडीएफ में एक ही जगह मिल जाएंगे और उनको आप कंपेयर भी कर सकते हो कि मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या एम्प्लॉय का क्राइटेरिया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या है, बोनस में क्या है, और मिनिमम मैक्सिमम जो भी कंडीशंस हो सकती हैं वो सभी इसमें दी गई हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि वेजेस में क्या चीज़ें रहती हैं, कौन वेज कवर करता है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करते हैं मिनिमम रेट, फ्लोर वेजेस जो होते हैं एक तरीके से। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में और क्या होता है, ये तो हो गया, लेकिन स्ट्रिक्ट डेडलाइन होंगी किस तरीके से पेमेंट करना है, कितने डिडक्शंस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर बोनस एक्ट में मिनिमम कितना बोनस होना चाहिए, ये कंपलसरी है क्या, तो हाँ कंपलसरी है। मिनिमम कितना होना चाहिए, 8.33% होना चाहिए। मैक्सिमम कितना जा सकता है, क्या इसके लिए कोई नियम बनाया है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वगैरह कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट एवरी एक्ट इज़ देयर। और ये कैसे, ये टेबुलर फॉर्म में है, ये आप टेबल्स के तौर पे है, ये पूरा पीडीएफ है, आप देख पा रहे होंगे इसको आप जूम करेंगे तो आपको इस तरीके से सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, एक ही पीडीएफ में सब कुछ आपको दिया गया है। तो ये तो हो गया आईआर, एलएल और एसएस के बारे में, ये सभी चीज़ें होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस तो कुछ अकाउंटिंग से भी आते हैं, तो अकाउंटिंग का क्या, इसका भी किया है मैंने कुछ। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक पीडीएफ है जिसमें अकाउंटिंग के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिर अकाउंटिंग क्या है और ये बुक कीपिंग से किस तरीके से अलग है। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले हम डेटा को, फिर मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट कर देते हैं फाइनल इन्फॉर्मेशन को। तो बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, बुक कीपिंग में आता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग,
क्लासीफाइंग। बाकी की पीछे की 3 जो चीज़ें होती हैं वो मेनली अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। तो बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग क्या एक बड़ी प्रोसेस है। ये पूरा जो हिस्सा था, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये अकाउंटिंग का है। IMRC और SIC ये पूरा क्या है, अकाउंटिंग का हिस्सा ये पूरा। लेकिन IMRC जो है ये बुक कीपिंग में आता है। तो इस तरीके से कंपेयर करके फ्लो चार्ट के साथ में कि किस तरीके से बुक कीपिंग होती है, बुक क्या है, ये प्राइमरी है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है, नॉलेज है एक तरीके से, इस तरीके से होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। बुक कीपिंग प्राइमरी है, अकाउंटिंग सेकेंडरी है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बुक कीपिंग से क्या है, डिसीजंस नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग से डिसीजंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने अकाउंटिंग का पूरा PDF आपको दिया है, करीब 20 पेजेस का PDF, मात्र 20 पेजेस हैं और इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये जो PDF हैं दोनों ही, एक तो IRLS और SS का हो गया और एक किसका हो गया, एक अकाउंटिंग का हो गया। इन दोनों PDF को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, द्विज एजुकेशन के नाम से एंड्रॉयड ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। क्या ये पेड है? तो हाँ ये पेड है। क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाने में सबसे पहली बात तो जो एफर्ट्स लगते हैं और मेहनत लगती है। दूसरा ये है कि अगर मैं इसको जैसे पेड भी ना करूं तो क्या लोग इन चीज़ों की वैल्यूज़ नहीं करते हैं। मैंने आपको देखा किस तरीके से इन PDF को यूज किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। जो एंड्रॉयड यूज़र नहीं है उनके लिए वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। तो अभी क्या है, आप इनको यूज़ कीजिए। इतने छोटे टाइम पीरियड में केवल यही चीज़ें की जा सकती हैं। और आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये भी मैं देखूँगा। कुछ अगर इनिशिएटिव में साइंस के लिए या हिस्ट्री के लिए लेके आ सकता हूँ, या फिर जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो भी पोर्शन है उसके लिए, या फिर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके लिए लेके आ सकता हूँ। तो उसके बारे में देखूँगा। आप जो है क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अगर कोई वीडियोस आएगी तो आपको यहीं मिलेगी, और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप कोई स्पेशल एफर्ट चाहते हैं मेरी तरफ से तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।